ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। फैसला। नंदिनी को तो अब ईशानी की इस सो कॉल्ड घर वालों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों ईशानी इन सब से इतनी ज्यादा नफरत करती है। ये सब है ही ईशानी की नफरत के लायक। भला कौन ऐसी फैमिली होगी जो आपने खुद की बेटी की बर्थडे को भूलकर सिर्फ अपनी दूसरी बेटी की बर्थडे को याद रखते होंगे। ऐसी फैमिली होने से अच्छा तो बिल्कुल फैमिली ही ना हो। नंदिनी के जाने के बाद दादी माँ उन सबको देखकर बोली, तुम सबको अपनी खुद की बेटी और बहन का जन्मदिन याद नहीं, पर तुम लोग बेशर्मी की तरह उसकी जन्मदिन पर अपनी इस हॉस्पिटल से उठाई बेटी के लिए पार्टी दे रहे हो और ये भी उम्मीद कर रहे हो कि ईशानी वहां आए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो। मुझे तो लगता है हमने ईशानी को यहाँ बुलाकर गलती कर दिया है, बल्कि हमें तो इस घर से चले जाने चाहिए था और अपने पोती के साथ रहना चाहिए था। तुम जैसे माँ बाप भाई की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरी बच्ची को। उसे बहुत लोग हैं जो उसकी केयर करते हैं और उसे प्यार करते हैं। और हाँ, हम भी अपनी पोती की जन्मदिन की महापूजा में जाने वाले हैं। ऐसे भी 4 सालों से हम उसके जन्मदिन पर चाहकर भी उसकी पूजा में दिल्ली नहीं जा पाते थे। इसलिए अपनी इस गोद ली हुई बेटी की बर्थडे तुम लोग ही मनाओ। हम हमारे पोती के साथ रहने वाले हैं। दादी माँ की बात सुनकर प्रिया को अपनी इंसल्ट फील हो रहा था। वो रोते हुए बोली, दादी माँ आप ऐसा कैसे कह सकती है, मैं भी तो आपकी पोती हूँ ना। उसकी बात सुनकर दादी माँ गैस से उसे देखकर बोली, आपने ये झूठे मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाना। मैं इन सब की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारी इस झूठे आंसू में बह जाऊंगी। और क्या कहा पोती? मेरी सिर्फ एक ही पोती है, मेरी ईशानी। तुम मेरी कोई पोती नहीं हो और ही मैं तुम्हें अपनी पोती मानती। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आज मेरी पोती इसी हो गई है। सिर्फ तुम्हारी इस नाटक की वजह से किसी ने भी मेरी ईशानी को प्यार नहीं दिया जो सिर्फ उसके हिस्से का था। वो इस घर की रियल बेटी और मेरी पोती है। तुम्हारी और तुम्हारी दोस्त की झूठ की वजह से मेरी फूल जैसी पोती को क्या क्या नहीं सहना पड़ा, जितना उसे दर्द हुआ है ना। अगर तुम इस घर में बचपन से नहीं रहती और मेरे ये बेवकूफ बेटे, बहू और पोते तुझ जैसी झूठी घटिया लड़की को नहीं बचाते तो हम तुम्हें उससे 2 गुना ज्यादा दर्द देते। उनकी इतने गुस्से भरी आवाज और प्रिया के लिए इतनी नफरत देखकर घर वाले सुन रह गए। उन्हें समझ आ गया कि सच में अगर उस वक्त उन लोगों ने प्रिया की बचाव नहीं किया होता तो जरूर उसके दादा दादी प्रिया को उस वक्त बहुत कड़ी पनिशमेंट देते। तभी आरती, जिन्हें प्रिया को रोता देख बुरा लग रहा था, वो दादी माँ को रोकते हुए बोली, माँ आप प्रिया को क्यों दोष दे रहे हैं और आप उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं मानती हूँ प्रिया ने अपनी दोस्त पर भरोसा कर उस वक्त ईशानी ब्लेम करके गलत किया था, पर इसमें गलत हमारी भी थी और प्रिया की इस घर में ईशानी के बदले हॉस्पिटल से आना ये भी प्रिया की नहीं हमारी गलती थी। हम मानते हैं जब ईशानी इस घर में आई तब हमने किसी ने भी उसे प्यार नहीं दिया और हर बार उसे गलत समझा और उसे जेल भेजना भी हमारी सबसे बड़ी गलती थी। पर हम सब ईशानी से अपनी हर गलती की माफी मांगने के लिए तैयार है, पर वो तो हम सब की तरफ देखती भी नहीं है। इतना कहकर आरती जी रोने लगी, पर उनकी रोने का असर दादी माँ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। वो उनसे अपनी मुंह फेरते हुए बोली, जब वो आप सबके प्यार के लिए तरसती थी तब तो आप सब ने उसे नजर देखा तक नहीं, और अब वो भी तुम सबको अपना नहीं मानती, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अरे मुझे तो ये कहने पर भी शर्म आती है कि मेरी आप लोगों के जैसा परिवार है जहां मेरा बेट और बहू अपनी खुद की बेटी को छोड़कर उसे दर्द देकर किसी और की कचरे को आपने बेटी बनाकर प्यार दे रहे हैं। और मेरे पोते भी तो ऐसे ही है जो अपनी खुद की बहन को छोड़कर कचरे को किसी और को बहन मानकर सिर पर उठाए घूम रहे हैं। इतना कहकर दादी माँ ने एक नज़र सबको देख फिर अपने रूम में चली गई। वहीं नंदिनी की बात सुनकर तो सब शौक में थे और अब दादी माँ की बात सुनकर तो उनके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। वो सब भूल कैसे गए कि ईशानी की भी उसी दिन जन्मदिन है जिस दिन प्रिया की है। आखिरकार वो यही दिन तो था जिस दिन प्रिया और ईशानी जन्म के बाद बदल गए थे। सबसे जय तो आरती जी रो रही थी। उन्हें अपनी गलती का पछतावा तो था, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। दादी माँ को प्रिया की इंसल्ट करता देख उन्हें अच्छा नहीं लगा था, जिस वजह से उन्होंने दादी के सामने प्रिया की साइड लिया था। पर जब उन्हें याद आया कि पास में उन सब ने ईशानी के साथ कैसा व्यवहार किया था तो उन्हें के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि एक माँ होकर उन्होंने उस वक्त अपनी की बेटी ईशानी के साथ इतना गलत कैसे कर दिया। वहीं बक सबको तो अब भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो सब कैसे इस बात को भूल गए कि प्रिया के साथ साथ उनकी खुद की बेटी की भी 2 दिन बाद जन्मदिन है। इसमें कुछ गलत नहीं अगर ईशानी इस बात को लेकर उन लोगों से नफरत करती हो तो। वो लोग कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि उसके ही बर्थडे के दिन वो लोग सिर्फ प्रिया की बर्थडे मनाए और पार्टी दे और ईशानी वहां उसे बधाई देने आए। सबकी आंखों में नमी आ गई थी। वहीं दर्शित अभी अंदर आया था। उसने भी नंदिनी की कही हुई बातें और दादी माँ की सारी बातों को सुन लिया था।
वो उन सब के पास आकर बोला, हम सबको उसकी बर्थ डेट भी याद नहीं, और हम सब चाहते हैं कि वो हम सब से पहले जैसे बात करे, ये तो मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर सब दर्शित की तरफ देखने लगे। उन सब की आंखें भी नम हो गई थी। उन्हें अब समझ आ रहा था कि उन लोगों ने कितनी गलतियां किया है। क्या हम सब ने कभी भी प्रिया को छोड़कर एक बार भी ईशानी के बारे में सोचा था, जो कि इस घर की असली प्रिंसेस थी? क्या हम सब ने उसे थोड़ा सा भी प्यार दिया, जबकि हम सब की प्यार केयर पर सिर्फ उसका हक था, प्रिया की नहीं। हम सब ने सिर्फ प्यार, प्रोटेक्शन, केयर ही नहीं बल्कि ईशानी की हक की प्रॉपर्टी भी प्रिया को देने जा रहे हैं, जिस पर सच में प्रिया की कोई भी अधिकार ना ही पहले था ना ही अब है। फिर भी आप सब ईशानी से आप सबको माफ करने की और पहले जैस होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? दर्शित की बात सुनकर सबकी दिल में दर्द हुआ, क्योंकि दर्शित की बातें बिल्कुल सच था। पर वहीं प्रिया तो गुस्से आग बबूला हो रही थी। पहले ईशानी ने उसे इंसल्ट किया, फिर दादी माँ भी उसकी इंसल्ट करके चली गई। अब तो उसके भाई भी उसके खिलाफ है और बोल रहा है कि उसे जो भी मिला है उस सब पर ईशानी का हक है। क्या वो अब उसे अपनी बहन नहीं मानते? आखिर उसके भाई उसे ऐसे कैसे कह सकते हैं? जिन्हें पहले उसकी फीलिंग्स इतनी परवाह थी, अब क्यों नहीं है? जब उसे हम सब की प्यार की जरूरत थी तब हम सब ने उसे बार बार हट किया। अब तो वो हमसे इतना दूर हो गई है कि हमें देखना तक नहीं चाहती। क्या आपको याद है जब वो यहाँ थी तब उन सालों में प्रिया की बर्थडे 2 साल मनाया गया था और वो 2 बार ईशानी की भी बर्थडे थी। जरा सोचिए उस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी जब उसके खुद के माँ बाप भाई को तो याद भी नहीं होता था कि उसकी भी बर्थडे है। उसे कितना बुरा लग रहा होगा जब वो अपनी ही फैमिली को किसी और के लिए प्यार से बर्थडे पार्टी रखते हुए और उसके लिए प्यार से गिफ्ट लाते हुए देखती होगी, जबकि बर्थडे तो उसकी भी होती थी ना प्रिया के साथ। वो दिल ही दिल में कितनी रो रही होगी। उसे भी हम सब की प्यार छह होगी। उस वक्त वो भी चाहती होगा कि हम सब भी उसकी बर्थडे मनाए, उसे प्यार से गिफ्ट दे। पर हम सबको तो प्रिया की खुशी के आगे कभी उसकी दुख और दर्द दिखा ही नहीं। फिर भी वो खुशी खुशी प्रिया को विश करती थी और यही सबसे बड़ी प्रूफ है कि मेरी बहन उस वक्त कितनी मासूम थी, जो खुद की दर्द में भी दूसरों को खुशियां देती थी, जिसे हम सब ने मिलकर आज ऐसा पत्थर दिल बना दिया है। उसके अंदर अब हम में से किसी के लिए भी नफरत के सिवा कोई इमोशन बची ही नहीं है। हम सब ने मिलकर उसकी खुशी और उसकी बचपने को छीना है। फिर अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, दादी माँ ने बिल्कुल सही बोला, हम सब ईशानी के माँ बाप और भाई कहलाने की लायक ही नहीं है। आप सब जानत है कि ईशानी अब हम सब से नफरत करती है, फिर भी आप सब ने फिर से उसे गुस्सा दिलाया। आप सब ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि उसकी सारी शेयर्स आप प्रिया को दे देंगे। पर आपने कभी सोचा था क्या कि ईशानी को भला उस छोटे से ब्रांच कंपनी की इतनी कम शेयर की क्या जरूरत होगी, जबकि उसकी खुद की ही इनकम इतना ज्यादा है कि हमारी कंपनी की टर्नओवर भी कम पड़ जाए। ऐसा करके आपने क्या सोचा कि आप ईशानी की गुस्सा और नफरत कम कर देंगे? नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है अब ईशानी हम सबसे और भी ज्यादा नफरत करने लगी होगी। दर्शित की बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। उन्हें अब दर्शित बातें सही लग रही थी। सुकेत जी बहुत नीरस और दुखी हो गए। उन्होंने तो ये सब इसलिए किया ताकि ईशानी इस बात का बुरा ना लगे कि उन्होंने उसकी शेयर को प्रिया को दे दिया। इसलिए तो उन्होंने उस दूसरी ब्रांच शेयर को ईशानी के नाम करने का फैसला किया था, ताकि ईशानी ये ना लगे कि वो प्रिया को ईशानी से ज्यादा फेवर करते हैं। पर लगता है ऐसा करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनकी बेटी उन्हें माफ करने की जगह और भी नफरत करने लगेगी। समीर भी वही सोच रहा था कि उन सबसे बहुत बड़ी गलत हो गई। क्या ईशानी अब आगे उनकी बात कभी सुनेगी भी? तभी दर्शित सबको देखकर बोला, मैं भी इस बार प्रिया की बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करूंगी। ऐसे भी प्रिया को आज तक ईशानी सारी खुशियां और प्रिविलेज मिला है। इस बार मैं अपनी की बहन की बर्थडे पूजा और पार्टी उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि वो मुझे वहां पूजा और पार्टी में आने, अगर नहीं आने देगी तो भी मैं अपनी बहन का इंतजार बाहर खड़े होकर कर लूंगी। आज से मैं हर साल सिर्फ अपनी बहन की बर्थडे ही मनाऊंगा, प्रिया की नहीं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वहीं बाकी सब उसके बातें सुनकर फ्रिज हो गए थे। वहीं प्रिया की पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई थी। तो दोस्त आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। राहुल की प्लान ईशानी इम्प्रेस करना है। प्रिया को तो मानो झटका सा लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों उसके दर्शित भाई उस ईशानी के लिए इतना सब बोल रहे हैं। वो उनकी प्रिंसेस है, फिर उसके भाई उसके बर्थडे पार्टी में ना आकर ईशानी की पार्टी में क्यों जाना चाहते हैं? क्या अब वो उसे अपनी बहन नहीं मानते? प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि सबकी नजरों में ईशानी फिर से गिर जाए और अब जो सब फैमिली वाले उसे प्यार करने लगे हैं उसे पहले की तरह फिर से ट्रीट करे और अपनाने से मना कर दे। यही सब सोचते हुए वो रोते हुए बोली, मोम डैड देखिए ना, ये दर्शित भाई अभी क्या कह कर चले गए कि वो मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आएंगे। क्या अब वो मुझसे प्यार नहीं करते? क्या अब वो मुझे अपनी बहन नहीं मानते? क्योंकि ईशानी वापस आ गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वो आगे से कभी भी मेरी बर्थडे नहीं मनाएंगे, वो सिर्फ ईशानी की बर्थडे मनाएंगे। क्या उन्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है? क्या वो ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं उनकी खुद की बहन नहीं हूँ और वो ईशानी उनकी खुद की बहन है?
प्रिया की बात सुनकर और उसे ऐसे रोते हुए देखकर सुकेत जी उसके सिर पर हाथ फेर कर बोले, तुम दर्शित को गलत मत समझे, वो ये सब इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, बल्कि वो ईशानी को उसका हक देना चाहता है। वो हर साल तुम्हारे बर्थडे को मनाता है, तो इस बार वो ईशानी के साथ उसकी बर्थडे में शामिल होना चाहता है। और ईशानी इस घर की बेटी है तुम्हारी तरह। पहले हम सब ने ईशानी के साथ बहुत गलत किया है, जिस वजह से वो हमसे अब नफरत करती है। अगर दर्शित ईशानी बर्थडे में जा रहा है तो ये अच्छी बात है, शायद इस वजह से ईशानी के मन में गुस्सा थोड़ा कम हो। तभी समीर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए प्रिया को देखते हुए बोला, मुझे लगता है तुम्हें भी अपनी बिहेवियर में सुधार करना चाहिए प्रिया, कहाँ कब बोलना है ये तुम्हें सीख लेना चाहिए। अगली बार अगर ईशानी के सामने तुम्हारी मुंह से कोई भी बकवास बातें निकली तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। समीर की बात सुनकर प्रिया को एक पल के लिए डर लगा, कहीं उसके भाई को ये तो नहीं पता चल गया कि उनके पीठ पीछे वो कैसे ईशानी को परेशान किया करती थी। भाई आप कहना क्या चाहते हैं, मैंने कब ईशानी को क्या बोला, आप गुस्सा कर रहे हैं? प्रिया ने मासूम बनते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर समीर उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चला कि तुम कैसे ईशानी के आगे ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि फैमिली वाले सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, उससे नहीं। तभी अयान ना समझी में बोला, भाई आप क्या बोल रहे हैं, प्रिया ने ये कब कहा कि हम सब ईशानी से प्यार नहीं करते हैं? अयान की बात सुनकर समीर प्रिया को देखते हुए बोला, जब डैड ईशानी को शेयर देने की बात कर रहे थे तब प्रिया ने आगे आकर ईशानी से ये कहा कि घरवाले उसे बहुत प्यार करते हैं, जिस वजह से वो उसे ईशानी की शेयर दे रहे हैं। तो क्या इस बात से ईशानी खुश होगी? उसे भी तो यही लगेगा ना कि हम सब प्रिया को उससे ज्यादा प्यार करते हैं, जिस वजह से ईशानी की हक की सारी चीजें हम प्रिया को दे रहे हैं, और हम उसे प्यार नहीं करते जिस वजह से उस छोटी सी ब्रांच की शेयर्स उसे दे रहे हैं। समीर की बात सुनकर सबको याद आया, तब उन लोगों को भी प्रिया की बातें अच्छी नहीं लगी थी। सुकेत जी तो ईशानी के जाने के बाद प्रिया को समझने की सोची थी। भाई मोम डैड आप ऐसा मेरे बारे में कैसे सोच सकते हैं, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था और ना ही मैं ईशानी को हर्ट करना चाहती थी। मैं तो बस ये कह रही थी कि आप सब मुझे प्यार करते हैं, मुझे नहीं पता था कि इन सब का गलत मतलब निकल जाएगा। इतना कहकर प्रिया रोने की नाटक करने लगी ताकि सब उसकी आंसू देख पिघल जाए और उस बात को भूल जाए। और हुआ भी ऐसा ही, सब ने उसके आंसू को सच मान लिया। उन्होंने सोचा शायद प्रिया सच कह रही है, उसे ईशानी के आगे शो ऑफ करने का कोई मोटिव नहीं होगा। तभी सामी उसे देखते हुए बोला, जो भी हो तुम्हें आगे से ध्यान रखना होगा और आगे से तुम कभी भी ईशानी के सामने ऐसी बातें नहीं करोगी कि ईशानी की नफरत हम सब के लिए और बढ़ जाए। फिर कुछ सोचकर बोला, और हाँ तुम्हें दर्शित की बातों का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, उसने सही कहा, ईशानी की सब कुछ बचपन से तुम्हें मिली है। और तो और जब वो यहाँ थी तब भी हम सब अपनी खुद की बहन का बर्थडे भूलकर तुम्हारे बर्थडे मनाते आए हैं। अब मैं नहीं चाहता कि ईशानी की कोई भी हक तुम्हें मिले, क्योंकि तुम्हारी और राहुल की एक बार सगाई हो जाने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं ईशानी की आइडेंटिटी पब्लिश कर दूंगा ताकि मेरी बहन को कोई गोद ली हुई बेटी ना कहे। और मैं भी ईशानी की जन्मदिन के पूजा में जाऊंगा, पार्टी रात को है तो हम तक शायद आ जाएंगे। इतना कहकर समीर अपने रूम की तरफ चला गया। वहीं समीर की बातें सुनकर सुकेत जी और प्रिया जी शॉक थे, पर उन्हें भी समीर की बातें सही लगी। आखिर यही तो सच था, ईशानी ही उनकी खुद की बायोलॉजिकल बेटी, इस खानदान की प्रिंसेस थी। प्रिया को उन्होंने बचपन से प्रिंसेस तरह पाला था, वो अब भी प्रिया से प्यार करते थे, पर उन्होंने अपनी बेटी की सारी हक प्रिया को देकर गलती किया था। और उनकी गलती की वजह से आज उनकी खुद की बेटी उनसे इतनी नफरत करती है कि उन्हें देखना भी नहीं चाहती। अगर अब भी वो ईशानी की हक प्रिया को दिया तो हो सकता है ईशानी यहाँ कभी आई ही ना, जो वो सब बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वहीं प्रिया की पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई थी। वो नहीं चाहती थी कि ईशानी की आइडेंटिटी कभी भी पब्लिक में अनाउंस हो। अगर ऐसा हुआ तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। पहले जैसे जिस नज़र से सब ईशानी को देखते थे, आइडेंटिटी रिवील होने के बाद सब उसे उसी नज़र से देखेंगे। सब उसकी मजाक उड़ाएंगे कि वो सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी है जो मेहरा फैमिली की टुकड़ों पर पल रही है। कोई भी उसे वैसा ट्रीट नहीं करेगा जैसे वो सब अभी उसे मेहरा फैमिली की प्रिंसेस समझकर करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ईशानी की आइडेंटिटी इस तरह पब्लिक में नहीं आने दे सकती, वरना मेरी रेपुटेशन और इस फैमिली और मोम डैड भाइयों की इकलौती प्रिंसेस होने का टैग भी मुझसे छीन जाएगा। उसके बाद सब मेरी मजाक उड़ाएंगे। उसने अपने मोम डैड की तरफ देखा और बोली, मोम डैड भाई ये क्या कह रहे हैं? क्या सच में वो ये अनाउंस कर देंगे कि मैं आपकी गोद ली हुई बेटी हूँ? आरती जी कुछ कहती उससे पहले ही रेहान ने अपनी बाहें चढ़ते हुए बोला, जो सच है वो है सच, आज नहीं कल तो पूरी दुनिया के सामने आएगा ही, इसलिए तुम्हें भी इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसे भी ये जगह ईशानी की है जो उसे मिलना चाहिए था, जो जगह हमेशा से उसकी ही थी। ये तो ईशानी अच्छाई है कि उसने तुम्हें इस फैमिली में आने के बाद एक्सेप्ट किया, जबकि वो चाहती तो इस सब के लिए तुम्हें ब्लेम कर सकती थी कि इतने सालों तक तुमने उसकी लग्जरियस लाइफ जिया, उसके माँ बाप भाइयों का प्यार भी तुम्हें मिला। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि इस घर की असली प्रिंसेस होने के बावजूद भी उसे किसी नौकर की तरह रहना पड़ा। और मैं आज तक इस बात को भुला नहीं हूँ कि कैसे तुमने तुम्हारे सारे पुराने कपड़े ईशानी को दे दिए थे।
उस वक्त तुम्हारी जितनी गलती हम सब की भी थी, जिस वजह से मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला था, पर अगर आगे तुमने फिर से इसी बचकानी हरकत किया ईशानी को दुखी करने के लिए तो मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा और मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा। इतना कहकर वो मुड़ा और ऊपर चला गया। अयान भी उसके पीछे पीछे चला गया। सुकेत जी और आरती जी ने एक दूसरे को देखा, फिर प्रिया की तरफ देखा जो रेहान की बात सुनकर सुबक रही थी। वो जानते थे कि प्रिया से ज्यादा तो शायद सबकी गलती उन्होंने कभी अपनी बच्ची प्यार ही नहीं दिया, तो भला वो प्रिया से क्या बोले। प्रिया को लगा उसकी मॉम डैड उसे संभालेंगे, कुछ कहेंगे, पर उसकी सारी उम्मीद को तोड़ते हुए सुख जी वहां से चले गए। तुम रो मत, तुम तो अपने भाइयों को जानती हो, हम सब की वजह से ईशानी ने बहुत सफर किया है। ईशानी इस घर की बेटी है, तुम्हें उसके साथ मिलकर रहना चाहिए। इतना कहकर आरती जी भी चले गए, क्योंकि उनके दिल में भी तूफान सा उठ रहा था। उन्हें खुद पर ही शर्मिंदगी हो रही थी कि उन्हें अपनी खुद की बेटी का बर्थडे याद नहीं था, जबकि उन्होंने खुद ईशानी को अपने कोख से जन्म दिया था। वही प्रिया जिसकी उनके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं था, उसके लिए उन्होंने अपनी बेटी की दिल दुखाया, ये सोचकर उनका मन दुख और गिल्ट से भर गया था। सबके जाने के बाद प्रिया ने गुस्से में अपनी मुठिया कस ली। उसे ईशानी से हद से ज्यादा नफरत हो रही थी। अपनी फैमिली का ईशानी के लिए इतना प्यार देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। पहले जब ईशानी नहीं थी कितना अच्छा था, सब उसे कितना पे करते थे। जब से ईशानी इस घर में आई है तब से मेरी जगह छीनने में लगी हुई है। नहीं ईशानी नहीं, तुम कभी शांति से नहीं रह सकती, मैं तुमसे तुम्हारा कुछ छीन लूंगी, देखना। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपना फोन निकाला और कॉल करते हुए घर से बाहर की तरफ चली गई। वहीं महाजन मैंशन में सब सोफे पर बैठे हुए थे। राकेश महाजन थोड़ा टेंशन में लग रहे थे। डैड, मुझे तो लगता है हमें इस प्रोजेक्ट में मेहरा फैमिली से मदद लेनी चाहिए। ऐसे भी वो प्रिया के नाम शेयर्स करने वाले हैं, हम उसे भी आगे यूज कर सकते हैं, राहुल ने कुछ सोचते हुए कहा। तभी मोहिनी महाजन बोली, हाँ राहुल सही कह रहा है, ऐसे भी प्रिया की वजह से वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। तभी राकेश उनकी बातों को काटते हुए बोले, नहीं ये आसान नहीं है समीर, मेहरा इस वक्त सब कुछ संभाल रहा है, उससे डील करना आसान नहीं है। भले ही प्रिया की शादी राहुल से होने वाली है और वो उसे शेयर्स भी दे पर वो उसे ज्यादा शेयर नहीं देंगे। चाहे जो भी हो, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रिया उस खानदान की असली बेटी नहीं है। एक बार मेहरा फैमिली ने ये अनाउंस कर दिया कि ईशानी उनकी रियल डॉटर है और प्रिया गलती से आ गई थी और एक गोद ली हुई बेटी है, तब प्रिया की कोई स्टेटस नहीं रह जाएगी दुनिया के सामने। तब हम उससे बस उस शेयर्स ही ले सकते हैं, जो ज्यादा दिन तक तो हमारी बिजनेस में मदद नहीं करेगी। बाकी उस प्रिया के पास ना तो कोई काबिलियत है ना ही फैमिली बैकग्राउंड, इसलिए हमें जो भी करना सोच समझ कर करना है। आपने पति की बात मोहिनी जी को भी सही लगा। वो अपनी सिर हिलाकर बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस लड़की को सिर्फ पैसा उड़ाना आता है, बाकी वो किसी काम की नहीं है। अगर हम पहले से जंग गए होते कि वो लड़की किसी काम की नहीं है और मेहरा फैमिली की असली बेटी नहीं है, तो मैं उसकी सगाई मेरे बेटे से करने को कभी राजी नहीं होती। तभी रोमिका बोली, मोम मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ईशानी प्रिया से बहुत ज्यादा काबिल है, वो इतनी कम उम्र में पूरे मेडिकल वर्ल्ड पर भगवान कही जाती है। मैंने तो ये भी सुना है बहुत सारे रिच फैमिली के लोग उससे अपॉइंट लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, और डॉक्टर ईशा की नेटवर्थ मेहरा कॉर्पोरेशन 10 गुना ज्यादा है। मैंने तो ये भी सुना है कि लोग उससे ट्रीटमेंट के लिए उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी देने को भी तैयार रहते हैं। अगर उस वक्त हमने गलत नहीं होती और ईशानी अच्छा बर्ताव किया होता, तो क्या पता ईशानी भाई को पसंद करने लगती। ऐसे भी भाई की ओरिजिनल मंगेतर तो ईशानी ही है, ना कि वो प्रिया। अगर एक बार वो भाई को पसंद कर लेती और भाई और ईशानी की शादी हो जाती, तो हमें पूरी दुनिया में प्रेस्टीज और सम्मान मिलता कि ईशानी महाजन फैमिली की बहू है। और ईशानी के पास जितना पैसा है उससे हम मेहरा कंपनी जैसी 10 और कंपनियां खड़ी कर सकते थे। हम तो गलत थे ही, क्योंकि हमें ईशानी के बारे में नहीं पता था कि वो ही मेहरा फैमिली की असली बेटी है और डॉक्टर ईशा है। पर भाई आपको क्या हुआ, आपने उस प्रिया को क्यों चुना? वो दिखने में ईशानी के आसपास भी नहीं है। उसकी बात सुनकर राहुल बोला, अगर मुझे उस वक्त ईशानी की असली आइडेंटिटी पता होती तो मैं प्रिया की तरफ देखता भी क्यों। मुझे तो लगा था कि प्रिया मेहरा फैमिली की बेटी है, उसके नाम पे बहस प्रॉपर्टी होंगे, नहीं तो ईशानी के आगे मैं प्रिया को कभी नहीं चुनता। फिर कुछ सोचकर बोला, पर अभी भी देर नहीं हुई है, अगर एक बार ईशानी मुझसे इम्प्रेस हो गई तो मैं प्रिया को अपनी लाइफ से बाहर फेंक दूंगा। तभी मोहिनी जी बोली, बिल्कुल बेटा तुमने सही कहा, वो प्रिया हमारे घर की बहू बनने की लायक ही नहीं है। प्रिया की घर में 2 दिन बाद पार्टी है, तुम्हें उस वक्त ईशानी को जरूर इम्प्रेस करना होगा। राहुल ने हाँ में सिर हिला दिया, पर उसे क्या पता ईशानी कोई मासूम लड़की नहीं है जो उससे चल में आकर उससे इम्प्रेस हो जाए। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। मोक्ष को बातें सुनाना, शादी। वहीं दूसरी तरफ रहाने विला। दीप्ति डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी, क्योंकि उसे बस चेहरे पर मारा गया था और पैर में दर्द था। वो अपनी मॉम डैड के साथ हॉल में बैठी हुई थी। अपनी खूबसूरत चेहरे की इस खराब हालत की वजह से वो घर में ही रह रही थी। बाहर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी चेहरा बिल्कुल फूला हुआ लग रहा था।
तभी बाहर से वीरेंद्र रहाणे की असिस्टेंट अंदर आया और वीरेंद्र जी के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर वीरेंद्र जी ने पूछा, कुछ पता चला उन दोनों लड़कियों के बारे में जिनकी वजह से मोक्ष ने मेरी बच्ची की ये हालत किया है? जी सर, हमारे आदमियों ने कुछ तो पता लगा लिया है, पर उनके बारे में सब कुछ पता करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उनमें से एक लड़की तो हमारे देश की प्रेसिडेंट की पोती है, उनका नाम नंदिनी सहाय है, पर दूसरी लड़की जो उसके साथ थी वो ईशानी मेहरा है, और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो मेहरा फैमिली की गोद ली हुई बेटी है। बस इतना पता चल पाया उस लड़की के बारे में, और ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। ऊपर से जैसे ही हम उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए सिस्टम हैक किया तो हमारा पूरा सिस्टम हैक हो गया। फिर कुछ सेकंड में हमारा सिस्टम क्रॉस हो गया। अब तक हमारी टीम उसे रिकवर करने में लगे हुए है, पर कुछ फायदा नहीं हो रहा है। असिस्टेंट की बात सुनकर दीप्ति, वीरेंद्र और माया तीनों पूरी तरह से हैरान हो गए थे। सबसे ज्यादा शॉक में तो दीप्ति थी। उसने सोचा नहीं था कि वो लड़की जिसे वो मिडिल क्लास लड़की और राजवंश कॉर्पोरेशन की एम्प्लॉय समझ रही थी वो प्रेसिडेंट की होगी, इतनी बड़ी खानदान की बेटी। वीरेंद्र जी दीप्ति को देख बोले, बेटा तुम तो कह रही थी वो वहाँ की एम्प्लॉय है और मिडिल क्लास फैमिली से लग रहे थे, क्या तुम्हें पता नहीं था कि वो लड़की इतने बड़े घर से है? नहीं डैड, अगर मुझे पता होता तो क्या उससे कुछ भी बोलती, मुझे अच्छे से पता है पॉलिटिक्स में वो कितने पावरफुल है, दीप्ति ने सच बताते हुए कहा। असिस्टेंट की बातों को सोचकर वीरेंद्र बोले, अब मैं समझा कि क्यों हम उन दोनों के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हैं। प्रेसिडेंट विश्वंभर सहाय और उनका बेटा दोनों ही देश के सबसे बड़े पोजीशन पर है, तो ये तो ऑब्वियस बात है कि वो अपनी बेटी और पोती को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर आपने असिस्टेंट की तरफ देखकर बोले, हमारे आदमियों को बोल दो वो आगे इन्फॉर्मेशन ना निकाले, अगर हम उनके नजरों में आ गए तो ये अच्छा नहीं होगा, वो अपने कनेक्शन को यूज करके हुए बर्बाद कर सकते हैं। हम उनसे लड़ने के काबिल नहीं है। ऊपर से मैंने तो ये भी सुना है उनकी एक और पोती है जो बहुत क्रूएल है और किसी को मारने से पहले सोचती भी नहीं है, इसलिए हमें अब पीछे हट जाना चाहिए। पर मेहरा फैमिली की गोद ली हुई बेटी से इतने बड़े खानदान की बेटी का क्या रिलेशन है, क्या इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है? नहीं सर, पर मेहरा फैमिली की गोद ली हुई ये बेटी 4 साल से मुंबई में नहीं थी, लगता है दोनों ही दोस्त है। इतना कहकर असिस्टेंट चुप हो गया। ठीक है, अभी तुम जाओ। वीरेंद्र जी की बात सुन वो असिस्टेंट वहां से चला गया। डैड, वो लड़की नंदिनी भले ही प्रेसिडेंट की पोती है, पर जिसने मुझे माता था और जिसे मोक्ष पसंद करता है वो लड़की ईशानी तो बस एक गोद ली हुई बेटी है ना, वो भी मेहरा फैमिली की जिनका बिजनेस हमसे छोटा है। भले ही हम नंदिनी को सबक नहीं सिखा सकते, पर हम उस 2 कौड़ी की लड़की ईशानी को तो सबक सिखा सकते हैं ना। तभी माया जी बोली, हाँ वीरेंद्र जी, दीप्ति बिल्कुल सही बोल रही है, ऐसे भी ऐसी अनाथ लड़कियों बहुत लालची और चालाक होती है। जरूर इसने कुछ प्लान करके मोक्ष को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया होगा, ताकि इतने बड़े राजवंश खानदान की बहू बन सके और मोक्ष के पैसों पर राज कर सके। जरूर ये बात राजवंश फैमिली में किसी को पता नहीं होगी, ये बात हमें उन्हें बताना चाहिए। देखना जब उन सबको उस 2 कौड़ी की लड़की के बारे में पता चलेगा तो वो जरूर उस लड़की को कॉन्फ्रेंट करेंगे। वो कभी ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनने देंगे जिसकी ना कोई अच्छी बैकग्राउंड है और ना ही माँ बाप का ठिकाना। भले ही मोक्ष उस लड़की से प्यार करता हो, पर अपने फैमिली के खिलाफ तो वो भी नहीं जाएगा ना। माया जी की बात सुनकर दीप्ति और वीरेंद्र दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों को ये बात सही लगी। दीप्ति भी खुश हो गई और मन ही मन बोली, ईशानी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे मोक्ष को अपने प्यार के जाल में फंसा कर। अब देखो मैं कैसे मोक्ष को तुमसे दूर करती हूँ। मोक्ष सिर्फ मेरा है और मैं उसकी वाइफ बनकर रहूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तुम्हें तो मैं हमेशा के लिए मोक्ष की लाइफ से बाहर फेंक दूंगी। इतना सोचकर वो मन ही मन डेविल स्माइल करने लगी, पर उसे ये पता नहीं था कि उसकी ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। जब बात मोक्ष पर आती है तो ईशानी जेलस और बेरहम दोनों ही हो जाती है। वहीं राजवंश विला में सब लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। तभी दादी माँ बोली, हमें जल्द से जल्द मोक्ष और ईशानी की सगाई कर देनी चाहिए। ऐसे भी मोक्ष एक बहुत बेवकूफ़ है, क्या पता अगर किसी दिन उसने ऐसा कुछ कह दिया जिस वजह से ईशानी को गुस्सा आ गया और वो उसे छोड़कर चली गई तो क्या होगा। हमें ईशानी जैसी खूबसूरत, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट लड़की कभी भी फिर मोक्ष के लिए नहीं ढूंढ पाएंगे। उनकी बातों से सब सहमत थे। दादाजी बोले, ठीक है मैं मोक्ष से बात करता हूँ आज, फिर हम ईशानी से भी बात कर लेंगे, उसके बाद हम कुछ डिसाइड करेंगे। हाँ माँ, मैं भी आपकी बातों से सहमत हूँ। मुझे भी अपने नालायक बेटे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, पता नहीं कब क्या गलती कर दे और फिर ईशानी इसे छोड़कर चला जाए। फिर तो अगर मैं चिराग लेकर ढूंढूंगी तो भी मुझे ईशानी जैसी बहू कहीं और कभी नहीं मिलेगी ना। कल्पना जी ने सबको देखकर बोला। अपनी पत्नी की बात सुनकर अखिलेश जी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और बोले, ठीक, जो आप दोनों चाहते हैं वही होगा। वही दक्ष और नव्या दोनों उनके बात सुनकर खुश हो रहे थे। दक्ष बोला, इसका मतलब बहुत जल्द ईशानी भाभी ऑफिशियली मेरी भाभी बन जाएंगी। हाँ और नहीं तो क्या, अगर दोनों की एंगेजमेंट हो गई तो दोनों की तो आधी शादी हो ही जाएगी ना, फिर तो हम सबके सामने उन्हें भाभी बुलाएंगे। नव्या ने भी एक्साइटेड होते हुए दक्ष से बोली।
वही मोक्ष जो कब से उनकी बातें सुन रहा था, उसने अपना सिर हिला दिया। पहले तो अपनी दादी को ईशानी की तारीफ करता सुन वो रुक गया था, पर जब उसकी दादी ने और माँ ने भी उसकी बुराई किया तो उसकी आंखें छोटी हो गई। लगता है ये सब ऐसे ही आगे उसकी बेबी डॉल के सामने भी उसकी ही बुराई करेंगे। उसने उन्हें इग्नोर किया और लिविंग हॉल से जाने लगा। जब कल्पना जी की नज़र मोक्ष पर गई तो उन्होंने तुरंत उसे रोक दिया। मोक्ष रुको बेटा, यहाँ आओ, हुए तुमसे कुछ बात करनी है। उनकी बात सुनकर मोक्ष रुक गया। वही बाकी सबकी नज़र भी मोक्ष पर चली गई। मोक्ष अभी ऑफिस से आया था, उसे पता था उसके घरवाले क्या बातें करने वाले हैं। उसने अपना सिर झटका और जाकर उन सबके सामने सोफे पर बैठ गया। वहीं कल्पना जी और दादी माँ मोक्ष को चमकती हुई आंखों से देख रहे थे, जैसे मोक्ष से ही उनकी आखिरी उम्मीद जुड़ा हो। अपनी मोम और दादी माँ को चमकती हुई आंखों से आपने तरफ ऐसे देखता हुआ पाकर मोक्ष की आंखें छोटी हो गई। ऐसा उसकी दादी माँ और मोम तब करते थे जब उन्हें मोक्ष से आपने किसी बात को मनवाना होता था। तभी दादाजी बोले, मोक्ष हम चाहते हैं कि आप और ईशानी जल्दी सगाई कर ले और अपने रिश्ते को एक नाम दे दे, ताकि पूरी दुनिया के सामने तुम दोनों मंगेतर रहो। और रही बात शादी की तो तुम दोनों जब चाहे तब शादी कर सकते हो। आपने दादाजी की बात सुनकर मोक्ष उन्हें देखते हुए आपने सिर हिलाने लगा, जैसे उसे पता हो कि उसके दादाजी उसे यही बोलने वाले हैं। उसने सबको एक नज़र देखा, फिर आपने दादाजी की तरफ देखकर बोला, हम अभी सगाई नहीं करने वाले और हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों अभी अपने रिश्ते को पब्लिक नहीं करेंगे। जब सही टाइम आएगा तब हम अपने रिश्ते को इस दुनिया के सामने लाएंगे। मोक्ष की बात सुनकर दादी माँ भड़क गई और मोक्ष को देखते हुए थोड़े गुस्से में बोली, नालायक, तू दुनिया के सामने ईशानी को क्यों नहीं लाना चाहता है? अगर तूने अभी अपने रिश्ते को पक्का नहीं किया तो देखना एक दिन ईशानी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। और मैं कह दे रही हूँ कि मुझे ईशानी ही अपनी पोता बहू के रूप में चाहिए। अगर ईशानी ने गुस्से में कभी तुमसे ब्रेकअप कर लिया तो सोचो क्या होगा। उसके बाद अगर तुमने किसी और एरी गैरी लड़की से शादी कर लिया तो मैं तुम्हें पहले ही कह दे रही हूँ कि मैं ईशानी के शिवा किसी और को अपनी पोता बहू एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी। इतना कहकर दादी माँ चुप हो गई। वहीं मोक्ष तो उन्हें चुपचाप बस घूर रहा था। अभी तक उसकी बेबी डॉल और उसका रिश्ता आगे भी नहीं बढ़ा और उसकी दादी अभी से ये सोच रही है कि ईशानी उसे छोड़ देगी। तभी कल्पना जी बोली, तुम माँ को ऐसे घूर क्यों रहे हो? उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, देखो तुम खुद को, तुम 29 साल के हो चुके हो, 2 महीने बाद 30 साल के हो जाओगे। वहीं ईशानी अभी भी बहुत यंग है। ईशानी कितनी ज्यादा खूबसूरत है, इतनी टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है। अगर अभी तुम दोनों ने अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया तो तुम बस देखते रह जाओगे और तुम्हारे नाक के नीचे से ईशानी को कोई और ले जाएगा। एक बार सोच कर देखो, ईशानी हर मामले में परफेक्ट है। ईशानी को लड़कों की कमी नहीं होगी। उसकी एक इशारे पर तो उसके लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी, पर तब तक तुम उस लाइन से बाहर चले गए होंगे। फिर क्या ईशानी जैसी कोई दूसरी लड़की तुम्हें मिलेगी? कभी नहीं। कल्पना की बात सुनकर दादी माँ ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली, मेरी बहू बिल्कुल सही है, उसकी सोच बिल्कुल मेरी जैसी है। मैं भी यही कहना चाहती थी। उन दोनों सास बहू की बात सुनकर सबने अपना सिर हिला दिया। वहीं मोक्ष भी अपने मोम और दादी माँ की बातें सुनकर अपना सिर हिला दिया। उसे पता था उसके मोम और दादी माँ कुछ भी कर सकती है और कह सकती है। मोक्ष को अपनी मोम और दादी माँ की बात सुनकर कि ईशानी उसे छोड़ देगी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पता था उसकी बेबी डॉल उसे कभी नहीं छोड़ने वाली। जितना वो अपनी बेबी डॉल से प्यार करता था, उसकी बेबी डॉल भी उसे उतनी ज्यादा प्यार करती थी। पर जब उसकी माँ ने ये बोला कि ईशानी के लिए लड़कों की लाइन लगी होगी तो मोक्ष के मन में आग लग गई। उसे बहुत जेलस फील हो रहा था। उसे पता था कि उसकी बेबी डॉल उसे छोड़कर किसी दूसरे लड़के की तरफ देखेगी भी नहीं, पर उन लड़कों का क्या जिनकी नज़र उसकी बेबी डॉल पर रहता है। आपने बेबी डॉल पर किसी लड़के की नज़र के बारे में सोचकर भी मोक्ष को गुस्सा आ जाता था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके सिवा कोई और लड़का उसकी बेबी डॉल को प्यार से देखे या उसके आसपास भी भटके। उसका तो दिल कर रहा था कि वो अपनी बेबी डॉल को पूरी दुनिया से छुपाकर अपने पास कैद कर ले ताकि कोई और उसकी बेबी डॉल को देख भी ना पाए। वो अपने सोच में गुम था कि तभी अखिलेश जी बोले, क्या हुआ मोक्ष, क्या सोच रहे हो? मुझे भी लगता है कि तुम दोनों को जल्द से जल्द सगाई कर लो। हाँ भाई प्लीज आप मान जाओ ना प्लीज। आप दोनों की सगाई हो गई तो ईशानी भाभी ऑफिशियली हमारी भाभी बन जाएंगी। दक्ष और नव्या भी मोक्ष को मनाने की कोशिश करने लगे। तभी दक्ष इरिटेट होकर बोला, बस चुप हो जाओ अब। उसकी सर्द आवाज सुनकर दक्ष और नव्या हो गए। तभी मोक्ष एक तिरछी स्माइल करके अपनी मोम और दादी माँ की तरफ देखकर बोला, हाँ ईशानी और मैं सगाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों कल शादी कर रहे हैं। क्या सबके मुंह से बस यही निकला। सब शौक होकर मोक्ष के तरफ देख रहे थे। सबको ऐसा लगा जैसे मोक्ष सबके साथ मजाक कर रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? क्या सच में कल शादी कर रहे हो? कहीं तुम सगाई से बचने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? दादी माँ ने डाउट करते हुए पूछा। हाँ अगर तुम सच भी कह रहे हो तो भी कल शादी कैसे हो सकती है? अब तक कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ है और ना ही तुम दोनों की एंगेजमेंट हुई है। कल्पना जी ने भी मोक्ष को देखते हुए बोली। उनकी बात पर मोक्ष उन सबको देखकर बोला, रिलैक्स, हम दोनों कल कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। हम कल से लीगली हस्बैंड एंड वाइफ बन जाएंगे और शादी हम बाद में करेंगे रीति रिवाज से। ईशानी भी इस बात से सहमत है।
इतना कहकर वो अपनी जगह से उठा और बोला, अब आप सब अपना दिमाग चलाना बंद कीजिए, कल से बेबी डॉल मेरी वाइफ बन जाएगी, उसके बाद आपको ये टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी बेबी डॉल मुझे छोड़कर चली जाएगी। इतना कहकर वो अपने रूम की तरफ चला गया। वहीं बाकी सब शौक थे और खुद भी थे। तो आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। दोनों भाई की आंखों में आंसू। सब खुश थे, सबसे ज्यादा खुश अगर कोई था वो थे दादी माँ और कल्पना जी। उनकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। नव्या और दक्ष भी खुश थे। नव्या खुशी से बोली, मुझे लगता है हमें शॉपिंग पर चलना चाहिए। आफ्टर ऑल कल भाई और ईशानी भाभी की शादी है, हमें उनके लिए भी तो गिफ्ट खरीदना होगा ना, शादी के बाद देने के लिए। अरे पागल, कल भाई और भाभी कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, लगता नहीं कि वो हमने से किसी को वहां आने देंगे। सुना नहीं क्या तुमने, उन्होंने कहा कि वो अभी सिर्फ लीगली शादी करेंगे, बाद में रीति रिवाज से शादी करेंगे, दक्ष ने नव्या समझाते हुए कहा। कल हम शायद उनसे ना मिल पाए, पर हमें गिफ्ट तो तैयार करना ही चाहिए ना, नव्या बोली। फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें चमक उठी और वो अपनी मोम और दादी माँ की तरफ देखकर बोली, मोम, दादी माँ क्यों ना आप भाई से बोले कि वो भाभी से शादी करने के बाद कल उन्हें यहाँ लेकर आए। ऐसे भी शादी के बाद तो बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है ना, तो शादी चाहे कोर्ट मैरिज ही क्यों ना, आप भाई को जरूर मना सकते हैं। नव्या की बात सुनकर दादी माँ और कल्पना जी की भी आंखें चमक उठी। उन्हें भी नव्या का आइडिया बहुत अच्छा लगा था। दादी माँ ने अपना सिर हिला दिया और बोले, तुमने बिल्कुल सही आइडिया दिया मेरी बच्ची, मुझे तुमसे ऐसी ही किसी बढ़िया आइडिया की उम्मीद थी। आखिरकार तुम मेरी पोती है, बिल्कुल मेरी और अपनी मोम जैसी। अपनी दादी माँ की बात सुनकर नव्या बहस खुश हो गई। उनकी बात सुनकर कल्पना जी ने भी एक प्राउड स्माइल के साथ हमें अपना सिर हिला दिया, मानो कहना चाहती हो आखिरकार है किसकी बेटी। वहीं उन तीनों की बातें सुनकर दादाजी और अखिलेश जी ने बस अपना सिर हिला दिया, ऐसे भी इस घर में उनकी भला कहाँ चलने वाली थी। वहीं उन तीनों की बातें सुनकर दक्ष ने अपना मुंह बना लिया। उसे तो कभी कभी लगता था उसकी दादी माँ, मोम और बहन तीनों एक दूसरे की परछाई है। मेहरा मैंशन। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दिन में जो भी हुआ था दादी माँ ने दादाजी को सब कुछ बता दिया था, पर दादाजी इस वक्त चुप थे। वो जानते थे इन सबको बोलने का कोई फायदा नहीं होने वाला, वरना आज वो सब ऐसे आपने ही बेटी को पराया ना कर बैठते। उन्हें तो पहले से ही आपने बेटे बहू और पोते पर गुस्सा आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये प्रिया के प्यार में इतने अंधे क्यों हैं, जो इन्हें अपनी खुद की बच्ची का दर्द नहीं दिखता। कैसे कोई माँ बाप अपनी खुद की बेटी की हक किसी और को दे सकते हैं। डिनर सर्व होने के बाद सब चुपचाप खाना खाने लगे। आज किसी को भी कुछ बोलने का मन नहीं था। सबको आज दिन में जो हुआ इस वजह से थोड़ा अपसेट फील हो रहा था। उन्हें बहुत दुख और गिल्ट फील हो रहा था कि उन्होंने ईशानी की जन्मदिन को ना सिर्फ भूल गए, उल्टा उसकी ही जन्मदिन पर वो ईशानी की शेयर्स प्रिया को देने जा रहे थे। और ऊपर से इतना काफी नहीं था, जो उन लोगों ने ईशानी की गुस्से को और हवा देने के लिए उसे प्रिया की बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट कर लिया। उसकी गुस्सा और नफरत तो और बढ़ गई होगी ना, कि उन्हें उसकी बर्थडे याद नहीं पर प्रिया की याद है। सबको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सब ईशानी से बात करना चाहते थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो ईशानी से क्या बोले। तभी दर्शित हिम्मत करके बोला, ईशानी क्या मैं तुम्हारी जन्मदिन की महापूजा में शामिल हो सकता हूँ। दर्शित की सवाल सुनकर सब ईशानी की तरफ देखने लगे। सब ईशानी की जवाब का इंतजार कर रहे थे कि ईशानी कैसे भी करके हाँ कर दे। समीर, रेहान और अयान भी टकटकी लगाए ईशानी की तरफ तिरछी नजरों से देख रहे थे और ईशानी की जवाब का इंतजार कर रहे थे कि कब ईशानी हाँ बोले और वो तीनों भी दर्शित के साथ उस पूजा में शामिल हो जाए, क्योंकि उन्हें भी ईशानी की जन्मदिन में उसके साथ उसके पूजा में रहने का मन कर रहा था। सुकेत जी और आरती जी भी ईशानी की जवाब का इंतजार कर रहे थे। वो भी जानना चाहते थे ईशानी क्या कहने वाली है। तभी ईशानी बिना किसी भाव के दर्शित की तरफ देखकर बोली, मिस्टर दर्शित, इस पूजा में सिर्फ परिवार वाले रह सकते हैं जो मेरे अपने हैं। इस पूजा में किसी भी बाहर वाले को इनवाइट नहीं किया जाता है। ईशानी की बातें सुनकर दर्शित की आंखों में दर्द उमड़ आया। बाकी सबके आंखों में भी दर्द झलक आया कि ईशानी उन्हें सिर्फ बाहर वाला समझती है, पर इसमें ईशानी से ज्यादा गलती तो उनकी ही थी ना। वो तो ईशानी की जन्मदिन तक भूल गए थे, तो भला ईशानी क्यों उन्हें अपना मानेगी और क्यों उन्हें अपने जन्मदिन की पूजा में आने देगी। वहीं प्रिया की आंखें गुस्से से आग उगल रही थी। टेबल के नीचे उसने अपनी हाथ की मुट्ठी बंद रखी थी, जिस वजह से उसकी लंबी नाखून उसकी हथेली में चुभ रही थी और खून भी निकल आया था। पर वो अपने गुस्से को दबा रही थी, क्योंकि दिन में ही उसे अपने समीर भाई और दर्शित भाई से वार्निंग मिली थी, इसलिए वो उनके बीच कुछ नहीं बोल रही थी। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही दादाजी तोड़ नर्म भाव से ईशानी को देखते हुए बोले, ईशानी अगर वो चाहता है तो उसे आने दो। ऐसे भी ये दिन बहुत खास और शुभ है, और ऐसे भी किसी को पूजा में आने के लिए मना नहीं करना चाहिए। ये अच्छा नहीं होता है ना बच्चा। आपने दादाजी की बात मानकर ईशानी ने आगे कुछ नहीं कहा। वो चहका भी आपने दादाजी की बातों को टाल नहीं पाती थी, क्योंकि उसकी दादा दादी ही तो थे जो उसे हमेशा प्यार करते आए थे। पिछले जन्म में भी उन्होंने सबसे ज्यादा प्यार ईशानी को ही दिया था।
उसके दादा दादी उसके लिए हमेशा अपने परिवार से लड़ जाते थे। जब उसे किडनैप कर लिया गया तब किसी ने उसे नहीं ढूंढा, पर उसके दादाजी जो उस वक्त इतने बीमार थे कि बस मरने के कगार पर थे, फिर भी वही एक इंसान थे जिन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, और ये सब उसे प्रिया से ही पता चला था। ईशानी ने दर्शित को देख फिर अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमाकर बोली, ठीक है, जो चाहे आ सकता है। उसकी बात सुनकर दादाजी की चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्हें पता कि उनकी बच्ची उनकी बातों को कभी नहीं टालेगी। उन्होंने ईशानी की सिर को प्यार से सहलाया। वहीं नंदिनी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि ये लोग भी पूजा में आने वाले हैं। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि इन लोगों को ईशानी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वहीं दर्शित खुश था और बाकी सब भी खुश थे कि अब वो सब पूजा में शामिल हो सकते थे। वो सब ये भी देख सकते थे कि ईशानी जी को कितना मानती है कि उनकी एक बार कहने से ही वो सबके आने के लिए मान गई। इस सब से यही साबित हो रहा था कि ईशानी की दिल में दादाजी की कितनी अहमियत थी। पर उन्हें ये भी पता था कि ये स्वाभाविक है, क्योंकि दादाजी और दादी माँ हमेशा ईशानी से प्यार करते थे और हमेशा ईशानी की ही पक्ष लेते थे। इसलिए ईशानी भी सिर्फ अपने दादाजी और दादी माँ को ही अपना मानती थी और उनकी बातें ही सुनती थी। वहीं प्रिया को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि उसकी फैमिली ईशानी की जन्मदिन की पूजा में शामिल होने के लिए इतना डेस्परेट है। वहीं दूसरी शहर से दूर एक बंगले में, जहां हर तरफ गार्ड्स थे, घर के अंदर एक आदमी सोफे पर बैठा था और एकटक अपने हाथ में पदक फोटो देख रहा था। तभी पास में खड़ा उसका राइट हैंड रजत बोला, बॉस, इस फोटो में जो लड़की है वो ही क्वीन है। हमारे आदमियों ने उस बेस पर नजर रखी थी और यही लड़की इन दिनों में एक बार बेस में आई थी। कोई और लड़की वहां नहीं आई है। इस हिसाब से हमें तो लगता है यही क्वीन है। सोफे पर बैठा डैनियल एकटक उस फोटो को देख रहा था। उसने उस फोटो पर से नजर हटाया और बोला, जो लोग नजर रखे हुए थे उनका क्या हुआ? डैनियल बात सुनकर रजत थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, बॉस, उन लोगों को शायद क्वीन के लोगों ने पकड़ लिया है, पर पकड़े जाने से पहले लगता है एक आदमी ने फोटो सेंड कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब तक वो लोग जिंदा होंगे। राजन की बात सुनकर डैनियल थोड़ा हंसा, फिर बोला, तब तो ये जरूर क्वीन ही होगी, वरना हमारे आदमियों को क्यों मारते वो लोग? फिर उसने उस फोटो को देखते हुए बोला, मुझे कुछ भी हो जाए पर क्वीन आपने पास आपने बाहों में चाहिए। फिर फोटो को देख बोला, एक बार तुम मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हें सच में क्वीन की तरह रखूंगा। राजन तो आपने बॉस की बातें सुनकर हैरान हो गया। क्या उसके बॉस क्वीन को मारना नहीं चाहते थे? तो फिर अब क्या हो गया? एक फोटो देखकर वो ऐसे कैसे बदल गए कि अब उन्हें क्वीन को रानी बनाकर रखना है, जबकि क्वीन की वजह से ही उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है। ऊपर से रॉकी को भी क्वीन ने मार दिया। बॉस, क्या आप यही चाहते हैं? राजन ने फिर से एक बार कंफर्म होने के लिए पूछा। क्या मुझे दोबारा अपनी बातों को रिपीट करने की जरूरत है? और हाँ, वो सिर्फ मेरी है, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। एक बार अगर वो मेरी हो जाए तो हम दोनों की ताकत मिल जाएगी, तो पूरे अंडरवर्ल्ड मेरे कब्जे में होगा। उसके बाद उस किंग की बारी। एक बार क्वीन मेरी हो जाए तो कोई भी मेरी डॉग सप्लाई और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक्सपोर्ट को बंद नहीं कर पाएगा। इतना कहकर उसने एक डेंजरियस स्माइल किया। वहीं राजन ने मन ही मन आह भरा, क्या उसके बॉस को क्वीन कोई हलवा लगती है जिसे कोई चाहे तो उठा ले? पता नहीं आज तक कितने गैंग ने क्वीन को उठाने की कोशिश किया है, जिन नमो निशान क्वीन ने रातों रात मिटा दिया है। वहीं डैनियल तो अभी भी क्वीन की फोटो पर हाथ फेर रहा था। भले ही फोटो में क्वीन की फेस पर मास्क था, पर उसकी आधा चेहरा विजिबल रहा था, जिसे देखकर ही डैनियल उसकी खूबसूरती में खो गया था और पागलों की तरह उसे पाना चाहता था। वहीं मेहरा मैंशन में समीर और दर्शित समीर के रूम में बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे। तभी रूम का डोर खुला और रेहान और अयान अंदर आए और दर्शित और समीर के पास जाकर सोफे पर बैठ गए। क्या हुआ, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ मेरे रूम में क्यों आए हो? समीर ने उन दोनों के तरफ देखकर पूछा। दोनों ने एक दूसरे के तरफ देखा। फिर अयान बोला, भाई, हम भी आप दोनों के साथ ईशानी की जन्मदिन की पूजा में जाना चाहते हैं, पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम ईशानी से परमिशन मांगे या ऐसे ही चले जाए। उसकी बात सुनकर दर्शित बोला, अगर तुम दोनों आना चाहते हो तो आ सकते हो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ईशानी ने तो कहा था ना, जिसे आना है वो आ सकता है, और उसमें तुम दोनों भी शामिल हो सकते हो। समीर ने भी उसके बातों पर सहमति जताया। तभी रेहान बोला, भाई, ईशानी 4 सालों में कितनी बदल गई है ना। जब वो पहले घर में आई थी तब सबसे कितने प्यार से बात करती थी, हम सबके लिए कितना प्यार से खाना बनाती थी, कैसे हम चारों के पीछे भाई भाई कहकर भागती थी, जबकि हम उसे हमेशा खुद से दूर कर देते थे। उसकी बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। समीर ने अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, उसकी बदल जाने ने सिर्फ हम सब की गलती। हम अपनी खुद की प्रिंसेस को ना तो प्यार दिया ना अपनापन, हम सब ने उसे सिर्फ दुख ही दिया है। अयान दुखी होते हुए बोला, हाँ भाई, सब हमारी गलती है, हम सब ईशानी की अच्छे भाई नहीं बन पाए। प्रिया की भाई बनते बनते हम सब ने अपनी खुद की बहन को खुद से इतना दूर कर दिया कि जिन मासूम आंखों में 4 साल पहले हम सब के लिए सिर्फ प्यार और अपनापन था, आज उसकी वो आंखें बिल्कुल खाली और नफरत से भरी हुई लगती हैं। दर्शित उसकी बात सुनकर बोला, जब हम सब ने उसको प्यार और अपनापन नहीं दिया, जब उसे हम सब की जरूरत थी, जब वो असहाय और तड़पते हुए हम चारों को याद कर रही थी कि उसके भाई आकर उसे उस नर्क से बचा लेंगे, तब हम सब ने उसे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया, तो अब वो हम सबको क्यों अपनाएगी? वो तो हम सबसे नफरत करती है।
अगर उस दिन हम प्रिया और उसकी दोस्त को छोड़कर अपनी बहन पर भरोसा करते तो शायद आज वो हम सब से इतनी गुस्सा और नफरत नहीं करती। पर प्रिया और उसकी दोस्त से ज्यादा गलत हम सब है कि हम सब ने उस पर भरोसा किया और सच जानने की कोशिश नहीं किया। तो भला हम प्रिया को क्या सजा दे। उस एक गलती ने ईशानी को हमसे इतना दूर और नफरत करने पर मजबूर कर दिया कि आज हम चाहकर भी उसके दिल में अपने लिए प्यार और अपनापन जगह नहीं पा रहे। दर्शित की बात सुनकर सबको उस पुरानी वीडियो और ईशानी की दर्द याद आ गया, जिस वजह से सबकी आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्त, इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। सबको पछतावा हो रहा था। चारों भाई चाहते थे कि ईशानी उन्हें माफ कर दे और पहले जैसी हो जाए, पर ईशानी की बिहेवियर से लग नहीं रहा था वो कभी उन सबको माफ भी करेगी। वही सुकेत जी और आरती जी के रूम में हम सब ने प्रिया को ईशानी की हिस्से की शेयर्स देने की डिसाइड करके कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दिया है। जिन आंखों में सालों पहले मासूमियत थी आज वो आंखें बिल्कुल खाली है। जो गलत हम सब ने पहले भी की थी, जिस गलती की वजह से ईशानी हम सब से आज इतना दूर हो गई है, आज प्रिया को ईशानी की हिस्से शेयर्स देकर हम सब ने एक और गलती कर दी। उसे आपने आप से और भी ज्यादा दूर कर दिया है हम सब ने। सुकेत जी, आरती जी ने सुकेत जी को देखकर मायूसी से बोली। आरती जी की बात सुनकर सुकेत जी ने उनकी तरफ देखकर बोले, आपको क्या लगता है आरती, ईशानी के पास पैसों की कमी है? बिल्कुल नहीं, आज वो जिस पोजीशन पर है उसके पास पैसों की कमी नहीं है जो वो प्रिया को शेयर मिलता देख गुस्सा करेंगी। पर बात यह है कि हम उनके माँ बाप होकर भी हमें उनकी जन्मदिन के बारे में याद तक नहीं है, जबकि हमें प्रिया की जन्मदिन अच्छे से याद है और हम उसके लिए जन्मदिन की पार्टी रखकर ईशानी बुला रहे थे, जबकि उसी दिन ईशानी की भी जन्मदिन है। हम एक अच्छे माँ बाप नहीं बन पाए। प्रिया को प्यार देते देते हम अपनी खुद की बेटी को भूल गए, जो हमारी खुद की बेटी होते हुए भी, इस खानदान की असली प्रिंसेस होते हुए भी बचपन से अनाथ आश्रम में रही, हम सबके प्यार के बिना बड़ी हुई। ना जाने इतने साल उसने क्या कुछ नहीं सह होगा, पर जब वो इस घर में लौट आई तो हम सब उसे प्यार देने की जगह, प्रोटेक्ट करने की जगह अपनाने से ही मना कर दिया। उसे अकेला छोड़ दिया, किसी और के कहने उस पर इल्जाम भी लगाया। उसे यहाँ रहकर कभी वो खुशी नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी। हम सब ने उसे हमेशा दर्द दिया, पराया समझा। तो आपको क्या लगता है इतना सब कुछ होने बावजूद भी वो हम सबको अपना मानेगी, जबकि हम सब ने सिवाय दुख दर्द के उन्हें कुछ नहीं दिया? ये कहते वक्त उनकी आंखों में नमी और होंठों पर एक दर्द भरी स्माइल थी, जैसे वो खुद का ही मजाक उड़ा रहे हो। उनकी बातें सुनकर आरती जी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, हमें पता है हमने बहुत सारी गलतियां की है। हम अपनी खुद की बच्ची को वो प्यार और अपनापन नहीं दे पाए, माँ होकर भी हम उनकी दर्द को नहीं समझ पाए। जानते हैं इतनी बड़ी गलती को माफ करना इतना आसान नहीं है, पर हम फिर भी चाहते हैं कि ईशानी हमें माँ कर दे। हमें हमारी बेटी वापस चाहिए सुकेत जी। हम उनके मुंह से आपने लिए फिर से माँ सुनना चाहते हैं। हम फिर से उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनना चाहते हैं। क्या ऐसा कभी नहीं होगा सुकेत जी? इतना कहकर आरती जी ने रोते हुए अपना सिर सुकेत के कंधे पर रख दिया। सुकेत जी आरती जी को चुप कराना चाहते थे, पर वो आरती जी को कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते थे। सुकेत जी आरती जी के सिर को थपथपाते हुए बोले, आरती, हम कोशिश करेंगे कि ईशानी हमें माफ कर दे, पर ज्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जब उसे परिवार की जरूरत थी तब हम सब उसके साथ नहीं थे। पर जो ईशानी के साथ थे, ईशानी उन्हें अपना परिवार मानती है और उनके साथ खुश भी है। हम सबको तो वो देखना भी नहीं चाहती। ये कहते वक्त उनका गला भर आया था। सुबह का वक्त, मेहरा मैंशन। सब हॉल में बैठ हुए थे। वहीं प्रिया कल की बेइज्जती को पूरी तरह से भूल चुकी थी और अपनी नई महंगी ब्रांडेड ड्रेस और ज्वेलरी की शो ऑफ सबके सामने कर रही थी, जो उसने जिद करके अपने भाई और डैड से अपने बर्थडे के लिए मंगवाई थी। आखिरकार उसका बर्थडे था। वो किसी भी तरह से ईशानी से कम नहीं लगना चाहती थी। उसने तो ये तक डिसाइड कर लिया था कि वो भी अपने घर वालों के साथ ईशानी की पूजा में जाएगी, ये देखने के लिए कि वहाँ कौन कौन आ रहा है। और उसका एक मकसद और भी था, जो कि अमीर फैमिली की लड़कों से मिलना। ऊपर से ईशानी की दोस्तों की फैमिली भी इंडिया की सबसे पावरफुल फैमिली है और उसने उनके बेटों के बारे में भी सुना था। वो बस वहां जाकर उन्हें अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना चाहती थी। तभी हॉल में ईशानी और नंदिनी आए। उन्हें देखकर प्रिया की मूड खराब हो गया, पर वो इस वक्त ईशानी से बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं उसके भाई गिर से उसे डांट ना दे। तभी कुछ सोचकर उसने मन ही मन डेविल स्माइल किया और सुकेत जी और समीर की तरफ देख बोली, थैंक यू डैड, थैंक यू भाई, आप सबसे बेस्ट हो। आपने मेरे लिए आले ब्रांड के ड्रेस और ज्वेलरी मंगवा दिया मेरी बर्थडे के लिए। आपको पता है मुझे ये लिमिटेड एडिशन वाली ड्रेस बहुत पसंद आई थी, पर आप ये मेरे लिए ले आए। ये सब कहते हुए वो अपनी तिरछी नजरों से ईशानी की तरफ देख रही थी। प्रिया ने ये सब ऐसे बोला था जैसे वो खुशी से ये सब बोल रही हो, पर असल में तो प्रिया ने ईशानी को सुनाने के लिए ही ये सब तेज आवाज में बोला था। पर जब उसने ईशानी को देख कि कैसे ईशानी की फेस पर अब भी कोई इमोशन नहीं है, ये देखकर उसे गुस्सा आ रहा था, पर वो करती भी क्या। इस वक्त वो पूरी तरह से डिसएडवांटेज में थी, इसलिए वो चुप रही। उसने अब तक बस ईशानी की चेहरे को देख था, पर उसने जब पूरी तरह से ईशानी को देखा तो वो एक पल के लिए हैरान हो गई।
पर अगले ही पल उसकी आंखों में ईशानी के लिए जलन और नफरत उभर आए। ईशानी की खूबसूरती हमेशा उसकी आंखों में खटकती थी। ईशानी की इतनी ज्यादा खूबसूरती उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। वहीं जब बाकी सब ने ईशानी को देखा तो बस देखते रह गए, क्योंकि ईशानी ने आज एक मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। उन्होंने आज से पहले उसे कभी साड़ी में नहीं देखा था। ऊपर से उसकी कमर तक आते खुले बाल, उसकी काजल से सनी ग्रे आंखें जो आज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, उसकी दूध सा गोरा बेदाग चेहरा, घनी पलके, पिंक होंठ, कानों में छोटे छोटे झुमके और उसकी खूबसूरती को दूसरों की नजरों से बचाने के लिए जैसे भगवान ने उसकी होंठों के नीचे तिल के रूप में काला टिका लगा दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी सच में स्वर्ग से आई कोई परी हो। ईशानी बाकी सबकी नजरों को इग्नोर करके अपने दादाजी और दादी माँ के पास गई और बोली, दादाजी मुझे थोड़ा काम है, मुझे आ जाने में लेट हो जाएगा। दादाजी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। तभी दादी माँ उसकी बालाएं लेते हुए बोली, आज मेरी पोती बिल्कुल राजकुमारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। उनकी बात सुनकर ईशानी होंठों पर एक स्माइल आ गई और वो उनके पास जाकर बोली, आप है ना मेरी नजर उतारने के लिए, तो कैसे मुझे किसी की नजर लग सकती है। उसकी बात सुनकर दादी माँ ने हंसते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ रख दिया। तभी नंदिनी बोली, दादी माँ आप मेरी भी थोड़ी तारीफ कर दीजिए, आफ्टर ऑल मैंने ही उसे तैयार होने को बोला था, वरना वो तो हमेशा की तरह सिंपल ही जाती। ऐसे भी मेरी इशू चाहे तैयार हो या ना हो वो हमेशा खूबसूरत हो लगती है। उसकी बात सुनकर दादी माँ हंसते हुए बोली, एक तो फिर तो आपने इन्हें तैयार होने को बोलकर बहुत अच्छा किया, वरना हमें कैसे पता चलता कि हमारी बच्ची साड़ी में इतनी खूबसूरत लगती है। फिर नंदिनी को देख उसकी आंखों से काजा लेकर कान के पीछे लगाकर बोली, ऐसे आप भी बहुत खूबसूरत लग रही है इस ड्रेस में, कहीं आपको भी किसी की नजर ना लग जाए। उनकी बात सुनकर नंदिनी ने हंसते हुए कहा, मुझे कभी किसी की नजर नहीं लग सकती दादी माँ। नंदिनी ने भी आज एक ग्रीन कॉलर की अनारकली पहना हुआ था जो उस पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। आरती जी भी ईशानी को कुछ बोलना चाहते थे, वो भी ईशानी की नजर उतारना चाहते थे। आज सच में उनकी बेटी परी से भी सुंदर लग रही थी, पर आरती जी को ईशानी के पास जाने से डर भी लग रहा था कि कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। ईशानी बिना किसी को देखे नंदिनी के साथ बाहर चली गई। आरती जी ने नाम आंखों से सुकेत जी तरफ देखा तो सुकेत जी ने उन्हें शांत रहने को इशारा किया। वही आधे घंटे बाद ईशानी रजवंश कॉर्पोरेशन में पहुंच गई थी। नीचे नमन उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी नाज कार से उतर रही ईशानी पर पड़ी, कुछ पल के लिए तो वो ईशानी की खूबसूरती में जैसे खोसा गया था, पर फिर खुद को संभालते हुए उसने ईशानी को ग्रीट किया। अगर ईशानी को नमन को ऐसे देखते हुए मोक्ष देख लेता तो अब तक तो नमन की कब्र यही खुद गई होती, और ये बात नमन अच्छे से जानता था। नमन ईशानी को प्राइवेट लिफ्ट की तरफ ले गया। नंदिनी भी उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी देर में तीनों मोक्ष के फ्लोर पर पहुंच गए। आज सीक्रेटियल डिपार्टमेंट में जितने भी लोगों ने ईशानी को देखा था वो सब उसकी खूबसूरती में पागल हो रहे थे, पर वो चाहकर भी ईशानी से बात नहीं कर सकते थे, वरना उनकी मौत तय है। वहीं कुछ लड़कियां ईशानी की खूबसूरती को एडमियर कर रही थी तो किसी को जलन हो रही थी। तभी नंदिनी ईशानी के पास आकर बोली, ईशु मैंने बोला था ना आज तू कयामत लग रही है, देख सब कैसे तुझे घूर रहे हैं, आज तो सब तेरे और भी ज्यादा दीवाने हो गए हैं लगता है। उसकी बात सुनकर भी ईशानी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप बस मोक्ष की केबिन के तरफ चलने लगी। वहीं मोक्ष तो आपने केबिन में बेसब्री से अपनी बेबी डॉल की आने का इंतजार कर रहा था, उससे और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था। वहीं पास बैठे वरुण और तेजस मोक्ष को चिढ़ाने वाली नजरों से देख रहे थे, क्योंकि मोक्ष बार बार टाइम को देख रहा था, फिर केबिन की डोर की तरफ देख रहा था। उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितनी डिस्परेस्टली ईशानी की आने का इंतजार कर रहा है। वहीं उनके पास बैठा लड़का जो दिखने में सिर्फ 26-27 साल का लग रहा था, वो तो हैरानी से मोक्ष को देख रहा था। ये लड़का तुषार बजाज था जो राजवंश कॉर्पोरेशन की सारी लीगल कामों को हैंडल करता था। तुषार बजाज कम उम्र में ही उसने बहुत नाम कमा लिया था। ऐसा कहा जा सकता है कि वो इस वक्त कंट्री का सबसे बेस्ट लॉयर था। वो भी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था और उसकी फैमिली और राजवंश फैमिली बहुत अच्छा दोस्त हुआ करते थे। बजाज फैमिली की बिजनेस में पकड़ भी बहुत मजबूत थी, पर तुषार को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिस वजह से कम उम्र में उसने अपना लॉ फॉर्म खोल लिया था। पर मोक्ष उसका आइडल था, जिस वजह से उसने राजवंश कॉर्पोरेशन के लीगल टीम का हेड बन गया था। पर आज तक उसने कभी भी मोक्ष को ऐसे बेसब्र होते हुए नहीं देखा था। उसने तो खतरनाक सिचुएशन में भी मोक्ष को शांत रहते हुए देखा था। ऊपर से मोक्ष ने अपना मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट रेडी करने को कहा था, जिसे सुनकर वो पहले से ही शॉक में था। अब तो वो भी जल्द से जल्द उस लड़की से मिलना चाहता था जिसने उसके क्रूएल बॉस के दिल को चुरा लिया था। तभी कैबिन का डोर खुला और पहले नमन अंदर आया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। सबकी नजर गेट की तरफ ही थी। तभी पीछे से ईशानी अंदर आई। ईशानी के अंदर आते ही सब उसे एकटक देखने लगे। वहीं मोक्ष का तो मानो हाल ही बेहाल था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसके सीने से उछलकर बाहर आ जाएगा। वहीं तेजस जो ईशानी को देख रहा था, जब उसकी नजर ईशानी के पीछे खड़ी नंदिनी पर गई तो वो नंदिनी को बस देखता रह गया। नंदिनी इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि तेजस का मन कर रहा था मोक्ष के साथ साथ वो भी आज ही अपनी नंदिनी से शादी कर ले।
वहीं तुषार भी ईशानी की खूबसूरती में खो गया था। उसे तो आसपास की आवाज तक महसूस नहीं हो रहा था और ना ही उसे कोई दूसरा दिखाई दे रहा था। उसे तो बस इस वक्त अपने चारों ओर ईशानी ही दिखाई दे रही थी। वो ईशानी को देखते हुए बोला, हाय, ये लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है। क्या ये कोई अप्सरा है जो सीधा स्वर्ग से धरती पर आ गई है? ये सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? उसकी बात सुनकर वरुण ने अपना सिर ही पीट लिया। ये तो तेजस से भी आगे निकला फ्लर्टिंग में। अब पता नहीं मोक्ष इसके साथ क्या करेगा। वरुण ने तुषार के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, उन्हें घूरना बंद करो वरना मोक्ष तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर वरुण की इस बात से तुषार को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो ईशानी की खूबसूरती में खो गया था। तुषार ने वरुण के हाथ को झटक कर बोला, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत खूबसूरत परी को देख रहा हूँ। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा। वहीं मोक्ष जो अपने बेबी डॉल को देखने में खो गया था, पर जब उसकी कानों में तुषार की आवाज पड़ी तो उसकी आंखें खतरनाक हो गईं। उसकी बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।